हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे व्यावसायिक पर्यावरण, जिसका नाम है इंग्लिश में बिजनेस एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। और इसी में हम लोग डीमोनेटाइजेशन की बात करना स्टार्ट कर रहे थे, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं। चैप्टर का नाम तो ये है और हम लोग का जो टॉपिक है इस बार वो है विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन। सारे लोग जो हम लोग जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, मुझे उम्मीद है सारे लोगों को याद होगा बहुत अच्छे से। 8 नवंबर 2016 का दिन है, मुझे तो वो दिन याद भी है। क्या हुआ था उस दिन ये हुआ था कि 500 और 1000 रुपए के ये ऐसी डिनोमिनेशन से, डिनोमिनेशन समझ रहे हैं, मूल्य वर्ग, जो सबसे बड़ा मूल वर्ग हुआ करता था उस टाइम पर। अब तो हमारे यहाँ 2000 रुपए का नोट भी चलता है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पर सबसे बड़ा जो रुपए का नोट चला करता था वो कितने का था? 1000 रुपए का। तो जब सबसे बड़े डिनोमिनेशंस के रुपए को एक ही झटके में रात 12 बजे से क्या कर दिया गया था? डीमोनेटाइज कर दिया गया था, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। उसके पहले बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था कि करेंसी है ना, कागज का टुकड़ा है, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है जब तक सारे सिस्टम में उस चीज को लेकर के ट्रस्ट है। ठीक, आप दुकानदार को 50 रुपए देते हो, उसने आपको पेन दिया, पेन का तो कुछ यूज है, उस कागज का कोई यूज नहीं है। सिर्फ ये यूज तब है जब सारे लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। उसमें आरबीआई के जो गवर्नर तो उनका सिग्नेचर रहता है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, इस तरह का लिखा रहता है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ 500 रुपीज, और साइन रहता है। लेकिन वो साइन तब महत्वपूर्ण है जब सारे लोग उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं ने क्या किया, सरकार की तरफ से ही इसको कर दिया गया कि ये अब आप यूज नहीं कर पाओगे, सिवाय जो बहुत इंपॉर्टेंट यूटिलिटी बिल्स थे। यूटिलिटी बिल समझ रहे हैं, जैसे बिजली का बिल चुकाना है, पानी का बिल चुकाना है, इस तरह की चीजें। हॉस्पिटल्स में भी अलाउ कर दिया गया था कि आपको हॉस्पिटल में कोई एडमिट उसको पे करना है तो आप वहां पर काम कर सकते हो। पेट्रोल खरीदना है तो आप वो खरीद सकते हो। बाकी लगभग सारी चीजों के लिए कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। लोगों को लाइन में लगना रहा, लोगों ने लाइन में लग करके अपने पुराने नोट जमा कराए, और साथ में जो पुराने नोट्स जमा किए उसके बदले नए नोट्स नहीं थे पहले से, तो लोगों को ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप नए नोट्स वापस नहीं निकालोगे। क्या कर दिया गया कि प्रतिबंध लगा दिया गया, अब मुझे पैसों की जरूरत है कि मैं निकाल नहीं सकता, मेरा खुद का ही पैसा है, तो इसका काफी विरोध होना भी स्टार्ट हुआ। तो क्या क्या चीजें थी देखिए, तत्काल प्रभाव से सबसे पहली चीज तो हुई थी, विमुद्रित कर दिया गया, अर्थात कुछ विशिष्ट सेवाओं और उपयोगिता बिलों को छोड़ करके, भुगतान को छोड़ करके इन सारे नोटों की विधि मान्यता समाप्त कर दी गई। क्या कर दी गई थी? विधि मान्यता। वो कागज का टुकड़ा है, उसको अगर मान्यता नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अदरवाइज क्या है, विधि मान्यता, इसका मतलब क्या हो रहा है कि सारे लोग उसको बिलीव कर रहे हैं और उसको मान रहे हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, इसी में 86% ये करेंसी बनाया करती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कुछ 15 लाख करोड़ से ऊपर का फिगर था। भारत में सारी जो पैसा ट्रांजैक्शन में यूज हो रहा है, ऐसा नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था का इतना मान है, ऐसा नहीं है। भारत की जो अभी अर्थव्यवस्था निकल के आती है 200 लाख करोड़ से ऊपर की निकल के आती है, लेकिन 15 लाख करोड़ के आसपास से ऊपर का अमाउंट था जो 500 और 1000 रुपए के नोट से मिलकर के बना हुआ था, और वो लोगों के पास पड़ा हुआ है। तो एक ही झटके में उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो बचा कितना? 14%। और उसमें भी छोटे छोटे 100 रुपए का नोट्स है, 200 का भी नोट नहीं तब चलता था, तो 200 और 2000 का नोट बाद में आया है। तो 100 रुपए का नोट था, 50 रुपए का नोट था, इस तरह के नोट्स रहते थे। अब क्या हुआ, इसका हुआ क्या, लोगों को अवैध मुद्रा, अब अवैध मुद्रा ये पहले नहीं थी, इसको अवैध कर दिया गया। ऐसा नहीं कि लोग कुछ इलीगल काम करते, उनके पास अवैध पैसा पड़ा हुआ है, बैंकों में जमा करानी पड़ी। अच्छा, लेकिन निकाल नहीं सकते थे, अपने पैसे नहीं निकाल पा रहे थे। हुआ क्या था, साथ ही नकद निकासी, ये समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, नकद निकासी पर और प्रतिबंध लगा दिया गया। तो क्या हुआ, घरेलू मुद्रा तथा बैंक जमाओं की परिवर्तनीयता पर रोक। अब यहां पे ये जो परिवर्तनीयता, इसको समझिएगा। देखिए, आप क्या करते हो, बैंक में पैसे रखते हो, आप जब पासबुक में देखते हो तो वहां पर ऐसा लिखा रहता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपए पड़ा हुआ है तो लिखा रहेगा 10,000, मान लीजिए 82 पैसे भी है, कुछ ऐसा लिखा रहता है, तो सीआर, सीआर मतलब क्रेडिट है आपके अकाउंट में, आपके अकाउंट में इतना पैसा है, ठीक। अब इस 10,000 रुपए को आप करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो, परिवर्तनशील है। वो कागज जो आपको बैंक में दिख रहा है ना, नंबर्स आ रहे हैं, वो सिर्फ नंबर नहीं है, वो आप परिवर्तनशील कर सकते हो, बना सकते हो। अभी क्या हुआ था, इस टाइम पर क्या हुआ था, इस टाइम पर वो चीज को फ्रीज कर दिया गया। आपका बैंक अकाउंट भले ही दिखा रहा है कि आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए पड़ा हुआ है, लेकिन आप निकाल नहीं सकते, रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया, उस टाइम पीरियड में आप नहीं निकाल सकते। ऐसे ही 500 रुपए का जो नोट है वो 500 के नोट के बराबर है, ठीक है। सीधी सी बात है, आप सोचोगे हाँ भाई 100 के 5 लेकर के आओगे तो 500 रुपए वैल्यू हो गई, और इस 500 की भी कितनी है, 500 है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था, उस टाइम पर 100 रुपए के वैल्यू नोट तो चल रहे हैं, लेकिन 500 के विधि
उसकी विधिक मान्यता समाप्त कर दी गई। तो ऐसे में क्या हुआ, जो परिवर्तनीयता थी उसको चेंज कर दिया गया, अब परिवर्तन नहीं हो पा रहा था उस टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ था इस बात को समझिएगा, घरेलू मुद्रा आपस में 500 रुपए का नोट 100 रुपए से नहीं बदला जा सकता, यानी कि 100 के 5 देकर के आपको 500 का एक नहीं मिलेगा। साथ में आपके बैंक अकाउंट में पैसे दिख रहे हैं, आपको मिलेंगे नहीं, उस टाइम पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। तो ये सारी चीजें हुई। अच्छा, फिर क्या हुआ, इसका फर्क क्या पड़ा, इसको देखेंगे। तो इसी में जब हम लोग आगे देखते हैं तो उद्देश्य किया क्यों गया था, तो पहला तो ये था कि बहुत सारे लोग, भारत में काला धन है, भ्रष्टाचार भी होता है। और भ्रष्टाचार, देखिए काला धन क्या होता है, काला धन को समझिएगा, दो तरह की चीजें होती है। एक होता है काला धन, मैंने अपने व्यापार में, मेरी दुकान है, मैं पैसे कमा रहा हूं, मैं सरकार को हिसाब किताब नहीं दे रहा हूं, मैंने इनकम टैक्स फाइल नहीं किया, या इनकम टैक्स फाइल किया तो उसमें गलत हिसाब दे दिया, और सरकार सोच रही है कि चलो हमारे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो भी बहुत ओवरबर्डन रहता है, तो वो सारे लोगों की तो इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकते हैं। अब उसमें से मैं एक ऐसा इंसान था जो मैं कर की चोरी कर रहा हूं, मैं कुछ उल्टा सीधा काम नहीं कर रहा, मैं अपनी दुकान चला रहा हूं या कोचिंग चला रहा हूं। मान लीजिए बहुत सारे कोचिंग चलाने वाले लोग ऐसा कर रहे होते हैं, जो लोग पैसे लेकर के पढ़ा रहे हैं अभी, नंबर 2 का पैसा रखते हैं। नंबर 2 का मतलब क्या होता है कि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, उनका काम अवैध नहीं है, लेकिन साथ ही में क्या होता है, कुछ लोग अवैध काम भी कर रहे होते हैं, कुछ लोग मानव तस्करी कर रहे होते हैं, कुछ लोग हथियार की सप्लाई कर रहे होते हैं, कुछ लोग ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं। तो वो अवैध काम से जो पैसा, वो तो आप बता ही नहीं सकते हो, वो तो बताओगे तो जेल होगी। तो वो वाला पैसा भी काला धन को हिस्सा बनता है। और एक पैसा ऐसा भी होता है जो काम गलत नहीं किया गया लेकिन सरकार को बताया नहीं गया, इसलिए उस पर टैक्स नहीं दिया गया और इसीलिए वो काला धन है। ठीक है, तो काला धन के दो प्रकार होते हैं। तो ऐसे में क्या हो जाता है, दोनों ही तरह की गतिविधियां हैं, वो सरकार की जो फॉर्मल इकोनॉमी है, सरकार की जो कोशिश है, उससे दूर रख करके रखती है। तो उसको रोकने की कोशिश की जाए कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, अगर उन्होंने पैसा जमा भी कर रखा है तो उनका पैसा बेकार हो गया, अब वो बता सकते नहीं है सरकार को, है ना। तो बता नहीं सकते ही पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार उस टाइम पर ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर के एक पॉलिसी लेकर के आई थी, जिसमें आप जितना भी पैसा दे रहे हो आपको 50% सरकार ले लेगी, 50% आपको वापस कर देगी। ठीक है, और अगर आप उसमें कुछ और कंडीशंस नहीं मान रहे हो, बाकी का भी 25% पैसा ऐसा था जो आपको 4 साल बाद ही मिलेगा। तो मान लीजिए आप 100 रुपए जमा करने गए उस स्कीम के तहत कि 100 रुपए है, तो सरकार आपको 50 ही वापस करेगी, और उसमें 50 में 25 आपको अभी दे देगी, बाकी के 25 जो है वो 4 साल बाद मिलेंगे। कब मिलेंगे? 4 साल बाद। तो इन जो वास्तव में रेट निकल कर के आ रहा था वो 50% से ज्यादा का भी था जो सरकार ले रही थी। तो ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि ठीक है, कुछ गलत भी नहीं किया सरकार ने करप्ट लोगों से, भ्रष्टाचारी लोगों से काफी पैसा ले लिया, जिससे बाकी लोगों का, गरीब जनों का और जो समाज की आवश्यकता उसका कल्याण होगा। तो इस तरह की चीजें थी। दूसरा उद्देश्य ये था, जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार बहुत खतरनाक गतिविधियां हैं, उसमें इस तरह का पैसा यूज हो रहा होता है, तो वो रोका जाए। तो आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के प्रयास में भी इस तरह की पॉलिसी लेकर के आए थे, और पॉलिसी तो नहीं था, एक कदम था ये सीधा सीधा। ठीक, अच्छा, फिर क्या हुआ, काले धन के संचय को रोकना, है ना, क्योंकि ये भी उसी से एसोसिएटेड है। आपके पास काला धन है, आपको पता चला कि अब तो आपका पैसा काम ही नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, करप्ट लोग, जो अपने बेड में, है ना, बिस्तर में, गद्दे की रुई की जगह पैसा भर करके सो जाते हैं, या फिर बेड में नीचे पैसा भरा हुआ है, अब वो पैसा भरा हुआ बेकार हो गया, है ना, इस तरह की चीजें। लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रास्ते थे जो खुले हुए थे, लोगों ने बहुत सारे तरीकों से वो पैसा वापस बैंक तक पहुंचा दिया, गरीब लोगों को पैसे लगा करके लाइन में लगवा दिया, उनको थोड़ा सा हिस्सा दे दिया। तो सरकार का जो पैसा था वो बाद में एस्टिमेट पता चला 99% से भी ऊपर। आरबीआई ने माना कि 30 जून तक, ये कब हुआ था, 8 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था? 8 नवंबर को, 8 नवंबर 2016, और 30 जून 2017 तक 99% से ऊपर का पैसा आ गया था। कब की बात है? 2017 की। तो जो सरकार की कोशिश थी वो उस तरह से उतनी कामयाब नहीं रही, और उसमें देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ। ऐसा एस्टिमेशन भी कुछ जगह पर आता है कि करीब करीब 2% जीडीपी में गिरावट रही है टोटल, अगर आप देखोगे। और अगर देश की जीडीपी 200 लाख करोड़ की है तो 200 से आप पूरा करोगे तो करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये कब? एक साल में, और उसका इंपैक्ट एक साल से ज्यादा समय तक रहा। साथ में जो नई करेंसी छापी गई थी उसको करीब 12,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, और फिर उसको जल्दी जल्दी सप्लाई करना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी रही, उस हिसाब से उतना सही डिसीजन नहीं माना जाता है आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाता है। लेकिन उद्देश्य आते हैं, उनकी भी बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे अगला उद्देश्य जो है, अब विश्लेषण करते हैं। तो उद्देश्य हम लोग ने देख लिया। विश्लेषण में क्या हुआ, इसको हम लोग कर प्रशासन उपाय के रूप में देखा जा सकता है। कर प्रशासन उपाय का मतलब क्या हुआ था? टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर है कि लोग अच्छे से टैक्स देना स्टार्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स देना स्टार्ट करें। अभी भारत में इनकम टैक्स बहुत ही कम लोग देते हैं, ठीक है, 3-3.5% के आसपास जो लोग हैं उतने लोग टैक्स दे रहे होते हैं इनकम टैक्स। बाकी टैक्स तो सारे लोग दे रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो सबके ऊपर है। मैंने ये अभी खरीदा है, डिजिटल बोर्ड खरीदा, ठीक है, कैसे करके दर्जों से जुगाड़ करके, तो इसमें भी इनकम टैक्स लगाए। अब आपको बता रहा हूं, इसमें जो भी इसका बिल बना है वो करीब 2,06,000 रुपए का बना है। ठीक है, कितने का बना है? 2,06,000 रुपए का। अब इसमें से लगभग समझ लिया कि करीब 36,000 रुपए के आसपास
जीएसटी है। तो ये 36,000 रुपए भले ही अगर मैं इनकम टैक्स नहीं भी दूं तो 36,000 रुपए तो मैंने सीधे से सरकार को दे दिया। मैं अपनी बाइक में 500 रुपए का पेट्रोल अभी ले रहा हूं तो उसमें से लगभग 250 रुपए सरकार को टैक्स जा रहा है। तो ये इनकम टैक्स नहीं है। तो भारत के सारे लोग टैक्स दे रहे हैं, भले ही वो इनकम टैक्स ना भी दे रहे हो। मैं तो इनकम टैक्स भी भरता हूं, लेकिन इन जनरल आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। तो हो क्या रहा है कि ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स नेट के अंदर आ जाए, लोग देना स्टार्ट करें, क्योंकि वहां पर ऐसा माना जाता है, कभी एस्टिमेशन निकल के आता है कि कुछ लोग हैं जो टैक्स देना चाहिए नहीं दे रहे हैं, खासतौर से जो व्यापारी वर्ग हैं। सैलरी क्लास तो देगी, जो सैलरीड है उनको तो आ रही है कि सही से सैलरी है। वहां पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो लोग कई लोग करप्शन कर रहे होते हैं, उसके ऊपर सैलरी नहीं दे, टैक्स नहीं दे रहे होते। तो इस तरह की चीजें हैं। वो सारा उद्देश्य था। विश्लेषण में हम लोग देखेंगे तो इसको इस तरह से यह प्रोजेक्ट किया जाता है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर था एक। दूसरा क्या है, काला धन रखने वालों को अपनी गैर अभिलेखित संपत्ति की घोषणा करनी पड़ेगी, है ना। और साथ में हुआ क्या कि जुर्माने की दर से उनको कर का भुगतान करना पड़ा। जो मैंने आपको बताया स्कीम लेकर के आया था प्रधानमंत्री ग्रामीण गरीब कल्याण योजना में, उसमें पैसा आया था, लेकिन बहुत ज्यादा जो एक्सप्लेनेशन था वो नहीं आया था। उस टाइम पे मुझे याद है लगभग 30,000 करोड़ रुपए के आसपास पैसा आया था, लेकिन एस्टिमेशन बहुत ज्यादा का था। तो वहां पर भी उतनी सफलता नहीं मिली जो सोची गई थी। उसके बदले जो नुकसान इकोनॉमी को हुआ वो काफी सिग्निफिकेंट माना जाता है। बहुत सारे अर्थशास्त्री इस बात पर अभी एग्री करते हैं। फिर क्या हुआ, अगली बात, सरकार द्वारा संकेत ये दिया गया, ये एक अच्छी बात थी कि आप टैक्स की चोरी करोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। जब पूरे देश को लाइन में लगाया जा सकता है इस तरह के उद्देश्य के लिए, तो जो लोग वास्तव में चोरी कर रहे हैं उनके पीछे सरकार हाथ धो करके बढ़ सकती है। तो ये अच्छा मैसेज था, लेकिन उसके बदले भी जो कॉस्ट आई है उसको लेकर के वो डिबेटेबल है, उसको बात की जा सकती है। फिर क्या आता है, बचतों को औपचारिक वित्तीय तंत्र तक पहुंचाने की प्रेरणा मिली। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे लोग हैं गांव में रहते हैं, आसपास बैंकिंग सिस्टम नहीं है, या बैंक में कभी गए नहीं, इंटरेक्ट नहीं किया, तो उनको ये समझ में आने स्टार्ट हुआ कि भाई आप अगर किसी भी वजह से आपने पैसे अपने घर पे रखे हुए थे और आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं है कि पैसे कहां से आए, तो आप बता नहीं पाओगे। आपने पहले से ही वो पैसे अगर बैंक में जमा करके रखे हुए हैं तो बैंक वाला जो पैसा तो फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट है। भले ही आप उस समय नहीं निकाल पा रहे हैं, उस समय के लिए परिवर्तनीयता नहीं थी, लेकिन बाद में तो आप वो पैसे निकाल सकते हो 2000 के नोट्स में या फिर 500 रुपए के नोट में। तो वो चीज भी आई, साथ में लोगों का इंटरेक्शन भी बैंक वाले सिस्टम से बढ़ना स्टार्ट हुआ। और इन सारे फैक्टर्स में क्या हुआ है कि जो फॉर्मल इकोनॉमी है, जो बैंकिंग सिस्टम है, वहां पर लोग अपनी बचत रखना स्टार्ट करें, इस बात की कोशिश की गई। जो थोड़ा बहुत दिखा भी, खासतौर से छोटे टाउन्स में और ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा इस तरह का पुश मिला, लेकिन यहां पर भी जो बड़ा अमाउंट आया था ना बैंक्स में, वो क्या हुआ था, वो जाने के लिए ही आया था। ठीक है, बैंक तंत्र में जमा किया गया अधिकांश रोकड़, जो ज्यादा से ज्यादा कैश आया था, वो थोड़े समय में क्या कर दिया गया, निकाल लिया गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बैंक्स ने भी कोशिश की और उसको यूटिलाइज भी करने की कोशिश की। फिर क्या हुआ, फिर आप अगला पॉइंट देखोगे तो क्या आता है, विश्लेषण में ही फोर्थ पॉइंट है, कम रोकड़ अर्थव्यवस्था। हाँ, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था, वो भी उतना ठीक नहीं हुआ। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैश टू जीडीपी रेशियो। क्या बोला जाता है, कैश यानी कि कितना रोकड़ है किसी अर्थव्यवस्था में, और साथ में जो कुल मिलाकर के सकल घरेलू उत्पाद है वो कितना है। क्या मैं बोल रहा हूँ, कैश। मान लीजिए भारत में जो भी टोटल कैश है और उसके बाद से आप भारत की टोटल जीडीपी से भाग दे दीजिए, तो ये जो रेशियो है वो उस टाइम पर जितना कम हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कैश बहुत कम है और लोग अदर मीन्स से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। और बाकी क्या होता है, अगर आप कैश में नहीं कर रहे हो, आप पेटीएम कर सकते हो, आप गूगल पे से यूज कर सकते हो, आप भीम से कर सकते हो, आप किसी भी तरह के बैंकिंग ट्रांजैक्शन में डायरेक्टली इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर सकते हो, आप मोबाइल बैंकिंग का यूज कर सकते हो, या फिर आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, कैश नहीं आप यूज कर रहे हो। तो जब कैश नहीं कर रहे होते तो क्या होता है, उसका पूरा लेखा जोखा होता है, और अगर लेखा जोखा है तो फिर उसको नंबर 2 का काम आप कर नहीं सकते हो, करोगे तो पकड़ा जाएगा कि इतना पैसा कहां से आ गया। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो हुआ क्या था कि ये भी एक उद्देश्य था, जो ऐसा नहीं कि ये पूरी तरह से विफल रहा, इसमें थोड़ी अच्छा भी रहा, लेकिन कुछ समय के बाद से फिर से चीजें उतनी ज्यादा ठीक नहीं हुई जैसी सोची गई थी, है ना। तो यहां पर क्या था कि लेस कैश इकोनॉमी। कई लोग थोड़ा गलत तरह से इसको टर्म यूज क्या करते थे, लोग बोलते थे कैशलेस। क्या बोलते थे, कैशलेस। तो कैशलेस का मतलब हुआ कि बिल्कुल भी कैश नहीं है, ऐसा नहीं है। लेस कैश, कैश है लेकिन कैश कितना है, कम कर दिया गया, और इसी को बोलते हैं कैश लाइट इकोनॉमी भी बोला करते हैं। इसकी बात की गई थी, इसका निर्माण भी विमुद्रीकरण का एक उद्देश्य हुआ करता था। ठीक है, और ये उद्देश्य हुआ। अभी भी बहुत सारे लोग कैश में डील कर रहे हैं, वापस से आ गए, तो कोई बहुत ज्यादा इसमें भी सफलता नहीं मिली उस उद्देश्य में भी। तो ये भी एक इसका क्या था, विश्लेषण किया गया। अब विश्लेषण वाले एंगल से अगर हम देखेंगे तो हम ऐसी चीज दिखे पड़ेंगी। अब इसी में मैंने बताया था कि जो लोग थे जिन्होंने चोरी चपाटी करके पैसा रखा हुआ है या फिर डिक्लेयर नहीं किया, चोरी चपाटी नहीं की, चोरी चपाटी थोड़ा सा रॉन्ग कोनोटेशन के साथ साउंड कर रहा है, मेरा मतलब है जिन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ था उनके लिए सरकार एक स्कीम लेकर के आई, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। आपने बताओ पैसा इतना आपके पास है, हम उसको नंबर में चेंज कर देंगे, लेकिन आपको टैक्स बहुत ज्यादा लेंगे। और इसी का जो दूसरा वर्जन था वो था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो मैंने आपको बताया। इसके तहत क्या था, आप 50% जो है टैक्स दे सकते हो, है ना।
आपने, और साथ में मैंने बताया था 50% के साथ साथ उसमें और कंडीशंस भी थी कि अगर मान लीजिए आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो आपको करीब करीब 77% के आसपास तक टैक्स पड़ सकता था। मतलब आप सरकार के पास 100 रुपए लेकर के गए तो सरकार ने आपको 23 रुपए वापस कर दिए, है ना। ऐसी चीजें भी हो सकती थी। और अगर आप 50% पहले लेकर के आ रहे हो तो आपका 50% जो दिया उसमें से भी आपको 25 रुपए तो अभी दे दिए, बाकी के 25 आपको कब, 4 साल बाद, ठीक है, 4 इयर्स लेटर। तो इस तरह की स्कीम थी, इसमें भी पैसा आया लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी उतना पैसा नहीं आया। तो इस तरह की चीजें रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर के एक ऐसा इवेंट था जिसने कम से कम हमें एक नया कॉन्सेप्ट तो सिखाई दिया, बाकी चीजें हुई हो ना हुई हो, है ना। और उद्देश्य अच्छे थे, ऐसी भी बात नहीं है। इंप्लीमेंटेशन को लेकर के कई लोगों को समस्याएं थी कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी। लोगों क्या क्या किया था लोगों ने पुरानी डेट में सोना खरीद लिया था, ठीक है। छोटे छोटे टाउन्स में सुनार होते हैं, वो बैक डेट में बिल्स बना देते हैं, वहां पे फॉर्मल काम चल नहीं रहा होता है। ऐसे ही लोगों ने गरीबों को लाइन में खड़ा कर दिया, पेट्रोल वगैरह क्रूड ऑयल खरीदने का ऑप्शन था वो कर लिया। बहुत सारी चीजें ऐसी थी, नेपाल भूटान पैसा भेज दिया, ठीक है। तो बाद में चीजें पता चली, तो ऐसा बोला जाता है कि पहले से बहुत सारे रास्ते खुले हुए थे, तो इसको और अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता था, तो शायद हमें और अच्छे परिणाम देखने को मिलते। एनीवेज, ये टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया। अब इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, ज्यादा नहीं बचा हुआ है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।